Sir, over to you. Please start, sir. थैंक यू। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज की कड़ी है, इसमें हम लोग एक नए विषय पर बात करने वाले हैं, जिसको लेकर के काफी लोगों में संशय है और मीडिया के प्रभाव की वजह से काफी ज्यादा चर्चित विषय भी है, परंतु वैज्ञानिक आधार और तमाम चर्चाओं को देखते हुए मुझे आवश्यक लगा कि इस पर हम लोग बात करें, और जो भी बात हम लोग करेंगे पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर होगी। इसमें से कोई भी बात केवल प्रचार मात्र के लिए नहीं होगी। तो आज का जो हम लोगों ने समय रखा, आज का टॉपिक जो रखा, वो रखा है योगा एंड डायबिटीज। तो अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत से योग के विषय में लोगों का या तो बहुत अधिक उत्साह है, बहुत अधिक उत्साह से मेरा आशय है कि योग के विषय में उनका सोचना है कि योग से दुनिया की तमाम बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। इसी प्रकार से बहुत से चिकित्सकों का यह मानना है कि ये केवल प्रचार मात्र है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। तो ये कर्तव्य है हम सभी का जानना कि क्या वास्तव में योग से मधुमेह के रोगियों को कोई लाभ पहुंचता है, और किस प्रकार से योग मधुमेह के रोगियों के लिए लाभकारी हो सकता है। क्योंकि बहुधा इस प्रकार के तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे जब आप ढूंढेंगे, जो ये क्लेम करेंगे कि योगासन या योग की प्रक्रियाओं से मधुमेह पूरी तरह से ठीक हो सकता है। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मधुमेह के ऐसे भी रोगी हैं जिनको लाभ पूरी तरह से नहीं हो पाता, तब वो तमाम चीजों पर जाते हैं, उसमें से योग भी है। अतः इसको जानना बहुत आवश्यक है कि योग के रोगियों के लिए, क्या मधुमेह के रोगियों के लिए योग कितना आवश्यक है या कितना उसका असर है। इसके लिए आज की हमारी जो पाठशाला है, इसमें हमने एक योग के विशेषज्ञ को बुलाया है, जो कि मुख्यतः डायबिटीज के विषय में न होकर के उनका विषय योग के ऊपर है। और आज की पाठशाला में हम उनके विचार जानेंगे और उनसे हम इस बात को शेयर करना चाहेंगे कि किस प्रकार से योग हमारे लिए अच्छा हो सकता है। मैं एक बार आग्रह करूंगा अपने कैबिनेट निशिता से कि वंदना अवस्थी जो कि जुड़ी हैं, मुझे लगता है दूसरे लिंक से जुड़ी हैं, उनको फैकल्टी बना दें, अपडेट कर दें फैकल्टी। Sir, Vandana ma'am has joined as a speaker doc. So I would like to request Dr. Vandana, can you please turn on your camera? कैमरा ऑन है उनका? Yes ma'am. तो आज का जो हमारा विषय है, उस विषय को विस्तार से बताने के लिए मैंने जो भूमिका बनाई, उसमें मैंने ये कहा कि योग किसी भी बीमारी को ठीक करने का साधन नहीं हो सकता। योग हमारे जीवन का अंग है, और योग को हम बीमारी को रोकने के लिए सहायता योग की ले सकते हैं, उससे बचने के लिए सहायता ले सकते हैं, अपने शरीर को निरोग रखने के लिए योग की सहायता ले सकते हैं। परंतु अगर कोई योग को ट्रीटमेंट का पार्ट समझता है, वहां पर उसे निराशा हाथ लगती है, क्योंकि योग किसी दवा को रिप्लेस नहीं कर रहा है। तो इस पूरे आज के प्रकरण को प्रारंभ करने के पूर्व मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो भी लोग हमारे चिकित्सक आज जुड़े हैं, वो इस बात को जाने कि योग इस बात के लिए नहीं है कि इलाज बंद करके केवल योग शुरू कर दिया जाएगा। योग केवल एक पूरक व्यवस्था है। पूरक व्यवस्था से मेरा आशय है कि अपनी दवाओं के साथ हम योग की बात भी करेंगे, और हम देखते हैं क्या योग के माध्यम से हम दवाओं की मात्रा को कम कर सकते हैं, उनके दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं, उनके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मैं पहले ये बात बता देना चाहता हूं कि योग किसी दवा का रिप्लेसमेंट नहीं है। दवा के स्थान पर योग शुरू कर देना गलत होगा। नहीं, योग जो है वो किसी प्रकार का इलाज है, वो एक जीवन शैली है, और जीवन शैली के परिवर्तन से
हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं, इसकी बात आगे होगी। तो आज हमारे बीच योग के प्रभाव को बताने के लिए, योगा और डायबिटीज को बताने के लिए डॉक्टर वंदना अवस्थी हैं, जो कि जिन्होंने पीएचडी किया है योग में, और इस समय वो रिसर्च एसोसिएट हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो उनका योग में उन्होंने पीएचडी के पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय से एक योग का जो कोर्स होता है वो भी किया है, और पिछले कई वर्षों से योग से जुड़ी हुई हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन मोड में रखें। कब बना हुआ है उसको प्रेस कर दें तो प्रेजेंटेशन मोड में आ जाएगी स्लाइड, तो आसान रहेगा लोगों को देखने में। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। थैंक यू सर। मैं सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। योग कोई ट्रीटमेंट नहीं है, योग जीवन जीने की एक विधा है। जैसा कि वर्मा सर का कहना है कि एलएसएम कैप्सूल सर हमेशा बोलते हैं, तो योग एक एलएसएम कैप्सूल ही है। मैं तहे दिल से सबका स्वागत करती हूँ इस पाठशाला में। वर्मा सर का स्पेशली थैंक्स बोलती हूँ कि वर्मा सर ने मुझे योग पर, मधुमेह पर योग के प्रभावों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए सर ने मुझे मौका दिया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि डायबिटीज है क्या। डायबिटीज बेसिकली, टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली। Sorry to interrupt you, ma'am. Ma'am, your presentation is not showing as full screen. Kindly, can you please click on the slideshow? Just a second. स्लाइड शो पे करना चाहिए। कहाँ है स्लाइड? मुझे लगता है आप बोलना जारी रखिए, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकती, बोलना जारी रखिए। Sir, ma'am needs to click on slideshow and there will be a starting as ये कहना है ऐसे ही बोलने दीजिए, नहीं तो समय नष्ट हो जाएगा। बोलने दीजिए। ठीक है, ठीक है। कोई फायदा नहीं। आपने अपने को म्यूट कर रखा है, आपने अपने को म्यूट कर रखा है। Ma'am, I have sent you the request for unmute. Can you please unmute yourself? You are in mute. Yes, you have unmuted. Now please proceed. Okay. टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा का प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होता है तो इसे हम टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। क्योंकि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मधुमेह की स्थिति उत्पन्न होती है। मधुमेह ज्यादातर बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज ज्यादातर सेडेंटरी हैबिट्स, अनहेल्दी डाइट पैटर्न, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इन सब के कारण होती है। बहुत सारे नॉन ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स हैं जिनको अपना करके हम ग्लूकोज लेवल को डाउन कर सकते हैं, बट ये बहुत लंबे समय तक अपना असर नहीं दिखा पाते हैं। बट योगा एक ऐसी विधा है जो कि
आज की नहीं बल्कि 5000 साल पुराना इसका इतिहास है और ये अपने आप में एक विज्ञान है। अगर इसको हम अपनी जीवन शैली में उतार ले तो योग के साथ साथ तो मधुमेह के साथ साथ दूसरी बीमारियों पे भी विजय प्राप्त करने में ये सहायक हो सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जिनका जब हम योगासन करते हैं तो इनका उचित प्रभाव इन पे देख सकते हैं, जैसे प्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास एंड मेनी मोर। आसनास बेसिकली हमारे शरीर के साथ साथ मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। अगर हम डेली इसकी प्रैक्टिस करें तो ये हमारे शरीर को स्टेबिलिटी और कंफर्ट प्रदान करते हैं। कुछ यौगिक आसन हैं जिनको अगर हम नियमित रूप से फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के साथ अर्थात ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के साथ जोड़ें तो इसका उचित प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे अर्धमत्स्येनासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, चक्रासन, हलासन और प्राणायाम में अनुलोम विलोम। ये हमारे पैनक्रियाटिक सिस्टम को, पैनक्रियाटिक फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, जिससे कि इंसुलिन का सिक्रीशन प्रॉपर होता है। ये हमारा पहला आसन है अर्धमत्स्येनासन। जैसा कि हम देख रहे हैं इस चित्र में, हम देख सकते हैं कि इसकी स्थिति एक मछली के समान है। अर्धमत्स्येन दो शब्दों से बना हुआ है, मत्स्य और सेन। मत्स्य मीन्स मछली, सेन मीन्स राजा। इस आसन की स्थिति एक मछली के समान, अर्ध मछली के समान होती है। इसमें सबसे पहले हम जमीन पे बैठ जाएंगे, दोनों पैर सामने की तरफ फैलाएंगे, फिर धीरे से दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर की तरफ लेकर जाएंगे और दाहिने हाथ को इस तरीके से, बाएं हाथ को इस तरीके से दाएं पैर पर स्थापित करेंगे। धीरे से सांस भरते हुए पीछे की तरफ मुड़ के देखेंगे। इस आसन Ma'am, you are not audible and we are not able to see your screen as well. I would like to request all the doctors, please be in this session. Dr. Awas. Ma'am? Just a second, Nishta. I'm trying. Yes.
हमारा क्यों बता बोलना उसको। My slides is visible? Yes, ma'am, we can see your slides. छोटा सा इंट्रो दे देते हैं डायबिटीज के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज। Ma'am, but you are not visible. You need to open your camera. Just a second, Nishita. I have sent you the request to start your camera. If my slides is visible, it's okay. Slides are visible, ma'am. Now we can see you. Okay. Please proceed, ma'am. सबसे पहले थोड़ा सा हम फिर से इंट्रो दे देते हैं। माइट बी माय स्लाइड्स हैव सम प्रॉब्लम, कुछ नेटवर्क ग्लिच था। तो मधुमेह के बारे में जैसा मैंने बताया कि टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन का प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होता है, ब्लड में, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मधुमेह की स्थिति पैदा होती है। जैसा कि आईडीएफ ने भी बताया है 2021 में 537 मिलियन पीपल्स लोग मधुमेह की बीमारी से पीड़ित थे, जो इन्होंने डेटा शो करा। आगे आने वाले 2045 में इसकी स्थिति 783 मिलियन तक जा सकती है। लेकिन अगर हम चाहें अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा सुधार कर लें तो शायद इस संख्या को हम रोक सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज होने के कई कारण हैं: सेडेंटरी हैबिट्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी एंड मेनी मोर। बहुत सारे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जो कि हमारे ग्लूकोज लेवल को, जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल के स्तर को कम करते हैं, लेकिन ये बहुत दिन तक मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं। योग आज इसी पर हम योग पर ही सबका ध्यान खींचना चाहेंगे कि योग एक ऐसी विधा है, अगर हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के साथ या ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के साथ अगर योग को जोड़ देते हैं एड ऑन ट्रीटमेंट, एड ऑन थेरेपी की तरह, तो इसके अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं, जो कि बहुत सारे शोधों से ऑलरेडी ये साबित हो चुका है। योग कोई आज की विधा नहीं है, योग 5000 साल पुराना इतिहास हमारे भारत का रह चुका है। योग के द्वारा, योगासन के द्वारा हम इन ग्लैंड्स पर अपना प्रभाव डालते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास एंड मेनी मोर। हमने पहले ही बताया है कि आसन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ, योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है, जिससे कि हम अपने पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी सोशल लाइफ में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ यौगिक क्रियाएं हैं, अगर उनको हम मधुमेह के रोगियों को सजेस्ट करें, बताएं, तो अच्छे परिणाम पा सकते हैं, जैसे अर्धमत्स्येनासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, चक्रासन, हलासन, प्राणायाम में अनुलोम विलोम। पहला आसन है हमारा अर्धमत्स्येनासन। अर्धमत्स्येन आसन 2 शब्दों से मिलकर बना है, मत्स्य प्लस सेन। मत्स्य का मतलब होता है मछली, सेन का मतलब होता है राजा। इस आसन की स्थिति इस चित्र के अनुसार भी कुछ ऐसी ही बनती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हम जमीन पर बैठ जाएंगे, दोनों पैर सामने की तरफ फैलाएंगे, फिर धीरे से दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर की तरफ लेके जाएंगे, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया जा रहा है। फिर बाएं हाथ को दाएं घुटने पर
स्थापित करेंगे। धीरे से सांस भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ, रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। थोड़ी देर इसी अवस्था में बैठेंगे, 5 से 10 सेकंड। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए पुनः वापस आएंगे, अपने पैरों को खोलेंगे और सामने की तरफ फैलाएंगे। देन अपने आप को रिलैक्स करेंगे। इसी अवस्था को दूसरे पैर से करने का प्रयास करेंगे, यानी कि बाएं पैर से। इस आसन को करने से फायदे क्या है? ये आसन मधुमेह के रोगियों के लिए वरदान है। इस आसन को करने से हमारे शरीर के समस्त अंगों की इंटरनली मसाज होती है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में, ब्लड ग्लूकोज लेवल के स्तर को कम करने में ये आसन सहायक है। अब इसी श्रृंखला में हमारा दूसरा आसन आता है, पश्चिमोत्तानासन। इसमें भी हम सबसे पहले दोनों पैर जमीन की तरफ इस तरीके से फैलाएंगे, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। बैठेंगे, दोनों पैर सामने की तरफ फैलाएंगे। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए मैक्सिमम कमर से अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाने की कोशिश करेंगे। अपने माथे को अपने घुटने से टच कराएंगे या थोड़ी देर उसी पे रखेंगे, जैसी हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी है। थोड़ी देर इसी आसन में रहेंगे, इसी अवस्था में रहेंगे। हाँ, पर जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या जिनको अस्थमा की दिक्कत है, वो इस आसन को जब, इस आसन की अवस्था में जब नीचे की तरफ जाते हैं और हम अपने माथे को घुटने से टच कराते हैं, तो हमारी स्थिति, श्वास की स्थिति कुंभक की स्थिति होती है, अर्थात हम श्वास को अपने होल्ड करते हैं। बट इस स्थिति में हम होल्ड नहीं करेंगे। थोड़ी देर 5 से 10 सेकंड इसी अवस्था में रहेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए आराम से दोनों हाथ को नीचे रखेंगे और दंड आसन की स्थिति में बैठेंगे। अपने बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। इस आसन को हम अपनी क्षमता के अनुसार 3 to 5 टाइम्स कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब हम करने लगेंगे, हमारी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, तो इन नंबर्स को हम अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार बढ़ा देंगे। ये आसन भी हमारे फैट को कम करता है, हेडेक, एंजाइटी, फटीग में आराम दिलाता है। साथ ही साथ स्ट्रेस और डिप्रेशन की स्थिति में भी यह आसन फायदेमंद है और हमारी एब्डोमिनल और पेल्विक ऑर्गन को ये टोन्ड करता है। ये है हमारा चक्र आसन। चक्र आसन एक ऐसा आसन है जिसकी स्थिति जब हम करते हैं तो एक पहिए के नुमा बनती है, जैसा कि चित्र में दिखा रहे हैं। जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं, पहिए के नुमा बनती है इसकी स्थिति। इस आसन में हमें करना क्या है? जमीन में पीठ के बल लेट जाना है। लाई डाउन ऑन योर बैक, बेंड योर नी, bend your knee, your leg close to your hips। जमीन में लेट जाना है पीठ के बल। फिर धीरे से अपने पैरों को घुटने से मोड़ना है और फुट से प्रेशर देते हुए धीरे से बॉडी को अपने ऊपर की तरफ उठाना है। पहिए के नुमा शरीर का आकार बनाना है। थोड़ी देर इसी अवस्था में रुकना है। श्वास की स्थिति इस समय कुंभक की स्थिति रहेगी, यानी कि श्वास थोड़ी देर रोक के रखनी है, जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार। धीरे धीरे वापस आना है, शरीर को नीचे की तरफ लेके आना है और धीरे से पैरों को खोल के
पुनः हमें रिलैक्सेशन की स्थिति में आ जाना है। इस आसन को करने से डायबिटीज कंट्रोल होती है, स्पाइन स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से स्पाइन में लचीलापन आता है। ये आसन हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, मस्तिष्क को शांत करता है, पैनक्रियास को स्ट्रेंथन देने के साथ साथ ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है। साथ ही साथ किडनी और लीवर के लिए भी ये फायदेमंद है। ये आसन है हमारा हलासन। इसको करते समय हमारे शरीर की स्थिति एक हल्के नुमा बनती है। पर स्टार्टिंग में कोशिश करिएगा कि अगर हम किसी योग प्रशिक्षक के देख रेख में इन आसनों को करेंगे तो अच्छा रहेगा। धीरे धीरे जब हम सीख जाएंगे तो इन आसनों को हम अपने आप धीरे धीरे करने लगेंगे। हलासन में स्थिति हल की तरह बनती है। इसके लिए भी सबसे पहले हम जमीन में लेट जाएंगे, पीठ के बल, दोनों हाथ बराबर कमर से बराबर लगे रहेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए शरीर को उठाएंगे और अपने पैरों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को इस तरीके से जमीन से टच कराएंगे और हल की स्थिति, जैसे हल होता है, हल की स्थिति बनाएंगे। थोड़ी देर 5 से 10 सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास छोड़ते हुए फिर से वापस आएंगे। शरीर को जमीन पे रखेंगे, पैरों को सामने की तरफ फैलाएंगे और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। धीरे से गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। इस आसन को करते समय किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी है। इस आसन को करने से बेसिकली जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल बियर करते हैं उनके लिए, उन मधुमेह रोगियों के लिए यह आसन वरदान है। यह आसन डायबिटीज के एडवर्स इफेक्ट्स को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ हमारी एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बेली फैट को रिड्यूस करता है, इंसुलिन का सिक्रीशन प्रॉपर करता है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलाइज करता है, साथ ही साथ डायबिटीज के रिस्क फैक्टर को कम करता है। नाउ कम टू द भुजंगासन। ये आसन भी डायबिटीज के रोगियों के लिए है, मधुमेह के रोगियों के लिए है ये आसन। इस आसन में आपकी बार हम पीठ के बल नहीं लेटेंगे, हम पेट के बल लेटेंगे। lie on your stomach and keep your legs straight। पेट के बल लेटेंगे, अपने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने धड़ को धीरे धीरे अपने धड़ को ऊपर की तरफ उठाएंगे, जैसे कि इस चित्र में दर्शाया गया है। पाम्स जमीन पे रहेंगी, हथेलियां जमीन पे रहेंगी। हथेलियों का थोड़ा सा प्रेशर हथेलियों पे देते हुए अपने धड़ को ऊपर की तरफ उठाएंगे, धीरे धीरे श्वास भरते हुए। मैक्सिमम जितना उठा सकते हैं, इस चित्र में जितना दिखाया उतना नहीं, लेकिन जितना हम उठा सकते हैं, अगर इतना उठा सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो धीरे धीरे हम अपनी क्षमता के अनुसार जितना उठा सकते हैं अपने शरीर को उतना उठाएंगे। थोड़ी देर इसी अवस्था में रुकेंगे, 5 to 10 सेकेंड। श्वास को रोक के रखेंगे और धीरे से वापस आएंगे।
इसी प्रक्रिया को हम 5 से 10 बार रिपीट करेंगे। दोबारा अपनी क्षमता के अनुसार इसी आसन को करेंगे, फिर उसी तरीके से थोड़ी देर रुकेंगे, देन फिर वापस। ये आसन हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स और स्पाइन इन सब पे वर्क करता है। साथ ही साथ हमारी मसल्स को स्ट्रेंथन देता है, ब्लड शुगर लेवल को ब्लड शुगर लेवल के स्तर को कम करने में सहायक है। ये तो हो गई आसनों की बात। अब हम आते हैं प्राणायाम पे। प्राणायाम में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे मस्तिष्क को, हमारे शरीर को, एक मस्तिष्क को काम रखता है, शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे प्राणों को एक नया आयाम प्रदान करता है। प्राणायाम का मतलब ही है प्राण प्लस आयाम, यानी कि प्राणों को नया आयाम देना ही प्राणायाम है। इसके लिए हम किसी भी स्थिति में बैठ जाएंगे, चाहे वो पद्मासन की स्थिति हो, चाहे वो सुखासन की। अगर हमें पद्मासन या सुखासन की स्थिति में बैठने में दिक्कत है तो हम चेयर पे भी बैठ सकते हैं। किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है या पैर में किसी तरीके की कोई दिक्कत है, वो जमीन पे नहीं बैठ सकता है, तो वो आराम से चेयर पे बैठ सकता है। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, सामने की तरफ देखेंगे आप, और धीरे से राइट नॉस्ट्रल को यानी कि दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास को लेंगे। सारा ध्यान सुषुम्ना पर केंद्रित करेंगे, दोनों भवों के मध्य आज्ञा चक्र पे केंद्रित करेंगे। फिर धीरे से बाएं नॉस्ट्रल को बंद करके, बाईं नासिका छिद्र को बंद करके दाहिनी नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। ये प्राणायाम बेसिकली कार्डियक पेशेंट, ब्लड प्रेशर, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करना चाहिए। इस प्रक्रिया को हम 5 से 10 बार करेंगे और कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे इस प्रक्रिया के टाइम को हम बढ़ा दें और कम से कम आधे घंटे तक लेके जाएं, क्योंकि इस प्राणायाम को जितना हम करेंगे उसके उतने ही फायदे हमें देखने को मिलेंगे। इस प्राणायाम को करने से डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन सब में आराम मिलता है। साथ ही साथ ये हाई ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, माइग्रेन के पेन को कम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल के स्तर को नियंत्रित करता है, जिनको वात पित्त कफ की दिक्कत है उसको सही करता है, और इम्प्रूव लंग कैपेसिटी एंड ऑक्सीजनेशन थ्रू आउट द बॉडी। ये लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को फैलाता है। डायबिटीज को अंडर कंट्रोल करता है, रिलीफ फीवर, आई, ये अगर हमें फीवर की दिक्कत है या आई में किसी तरीके का कोई इश्यू है या ईयर इश्यू है किसी तरीके का, तो उसमें भी ये प्राणायाम फायदेमंद है।
तो हम कह सकते हैं कि योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक अवस्था को भी, योग करने से मानसिक अवस्था भी हमारी स्वस्थ रहती है। हमारा शरीर शारीरिक मानसिक तौर पे पूरी तरीके से सुदृढ़ बनता है। योग करने से केवल ब्लड ग्लूकोज लेवल ही नहीं बल्कि ब्लड सर्कुलेशन, रिड्यूस द रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी होती है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वंदना अवस्थी। अपने सभी जो हमारे चिकित्सक जुड़े हैं उन्हें ये बात पता है कि योग एक अलग विधा है और हमारी मेडिकल साइंस की लैंग्वेज अलग है, टर्मिनोलॉजी अलग है। तो कई बार जो योग के शिक्षक या योग के लोग जो बात समझने में हमें हो सकता है कभी कभी परेशानियां हो। तो मैं यहाँ इसीलिए हूँ कि जो गैप है उसको मैं भर सकूं और जो योग के लोग कहना चाहते हैं उसको उनकी भाषा को आपकी भाषा में समझाना। तो मैं देख रहा हूं कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं, उन प्रश्नों को मैं एक एक करके लेता हूं। तो जो पहला प्रश्न है उसका इससे संबंध नजर नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कुछ भ्रम बस आ गया है। ये सुषमा स्वराज का प्रश्न है, उसमें उन्होंने पूछा है, it could not relate how the pituitary gland growth and exhaustion leads to biphasic growth of tooth in type 1 diabetes। I think इस तरह की कोई बात किसी स्लाइड में नहीं कही गई, ये लगता है कुछ भ्रम बस आ गया है। तो इस प्रश्न को अभी समझ नहीं पाया हूं, अगर दोबारा टाइप करती हैं सुषमा स्वराज तो इसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। डॉक्टर स्मृति रस्तोगी एक प्रश्न पूछ रही हैं कि ज्यादातर मधुमेह के रोगियों में ओरल कैविटी की प्रॉब्लम्स हो जाती है और उनको बैड ब्रेथ, जिसको हम लोग अपनी भाषा में हैलिटोसिस कहते हैं, यानी उनके सांस में अजीब प्रकार की दुर्गंध आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब डायबिटीज ज्यादा रहती है तो ओरल कैविटी के अंदर तमाम प्रकार के बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और ओरल कैविटी थोड़ी ड्राई भी रहने लगती है, थोड़ा उसमें सलाइवा की भी कमी हो जाती है। तो बहुत से कारणों से ये बैड ब्रेथ आती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा कारण तमाम प्रकार के बैक्टीरिया की ग्रोथ है और जो खाद्यान्न फंसा रह जाता है दांतों में वो सड़ता है, उसकी वजह से भी आती है। तो मधुमेह के रोगियों का एक बहुत बड़ा लक्षण ये है। इसको प्रिवेंट करने के लिए कोई आसन है क्या? तो जहां तक मैं समझ पाया हूं, डॉक्टर वंदना इसको बताएंगी, क्या कोई ऐसा प्राणायाम का हो सकता है तरीका जिससे क्या बैड ब्रेथ भी कम हो सकती है? अगर इस प्रकार का कोई रेफरेंस है तो वो बता सकती हैं तो बताएं। सर, इसके लिए कोई आसन नहीं है, प्राणायाम जरूर है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने आखिरी में एक प्राणायाम बताया, अनुलोम विलोम प्राणायाम, अगर वो प्राणायाम करा जाएगा तो इसमें डेफिनेटली फायदा होगा। अच्छा, ठीक है। तो हालांकि इसके ऊपर हमें एक रिसर्च की आवश्यकता है कि क्या प्राणायाम एक जो अलग तरह की ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग पैटर्न है हम कह सकते हैं, जी सर। वो क्योंकि उससे केवल इतना नहीं होता कि केवल सांस छोड़ने और लेने की प्रक्रिया ही निर्धारित होती है, उससे ऑक्सीजन का संचार, ऐसा मानते हैं योग के विशेषज्ञ कि ऑक्सीजन का संचार हर सेल में बढ़ता है। तो ऐसा ओरल कैविटी में भी होता होगा, लेकिन आरसीटी की आवश्यकता है, एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल की आवश्यकता है कि एक बहुत अच्छा रिसर्च का विषय हो सकता है कि क्या प्राणायाम से हम बैड ब्रेथ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसके बाद जब ऐसा मिलेगा कि कर सकते हैं तो फिर रिसर्च ये होनी चाहिए कि ऐसा शुगर के कंट्रोल होने की वजह से हो रहा है या प्राणायाम का डायरेक्ट इफेक्ट हाइड्रोसिस पर है। तो ये एक रिसर्च का विषय है, परंतु प्राणायाम से बहुत प्रकार के लाभ है, इससे मना नहीं किया जा सकता। हमारे साथी डॉक्टर कुमार प्रफुल्ल चंद्र केपी चंद्रा साहब, जो कि शहर के बहुत जाने माने विशेषज्ञ हैं और जिनका आने वाले समय में हम व्याख्यान भी सुनेंगे पाठशाला में, वो उन्होंने पूछा है क्या रिवर्सल ऑफ डायबिटीज भी संभव है योग के माध्यम से, और ये जानना चाहा है क्या ये सत्यता है या मिथ है। तो देखिए, इस विषय में मैं स्वयं बताना चाहूंगा। डॉक्टर वंदना बता चुकी हैं कि डायबिटीज में कौन कौन से आसन है, उनका क्या लाभ है,
और प्रारंभ में उन्होंने ये बात कही थी कि आसन किसी भी दवा का रिप्लेसमेंट नहीं है, किसी दवा को बंद करके आसन शुरू नहीं करना है। योग के विषय में जो मेरी थिंकिंग है, और डॉक्टर वंदना ने भी वही थिंकिंग बताई है, कि योग एक जीवन जीने की कला है, कैसे निरोगी रहा जाए इसको सीखने की कला है, और उसको कोई इलाज का माध्यम समझ लेना शायद गलती होगी। और आजकल जो हो रहा है, योग को बेचने का प्रयास हो रहा है, उसमें योग बदनाम भी हो रहा है। योग को बेचा नहीं जा सकता, योग एक साधना है जिसको प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए उसके आध्यात्मिक गुण भी बताए गए। तो हम वापस डायबिटीज पर आते हैं। जो मेरी जानकारी है उसके विचार से योग के माध्यम से मधुमेह को पूरी तरह से रिवर्सल कर पाने की बात प्रमाणित नहीं हो पाएगी, परंतु जो लोग बहुत कठिन योग करते हैं, या आप कह सकते हैं पूर्ण योगी हैं, जो योग की समस्त क्रियाएं जानते हैं, संभवतः वो ऐसा करने में सक्षम होंगे। परंतु मैं फिर यही कहूंगा कि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन जनमानस के बीच में योग डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स करने का साधन बनेगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक्सेप्शंस के रूप में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा योगी है जो हठ धर्म और हर प्रकार के योग करने में पारंगत है, तो निश्चित रूप से मधुमेह को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है और मधुमेह वापस भी हो सकती है। डॉक्टर केपी चंद्रा साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि रिवर्सल ऑफ डायबिटीज मिथ नहीं है, एक रियलिटी बन रही है, परंतु लगा हुआ है। परंतु इसलिए लगा है कि मेडिकल साइंस ने यह माना कि अगर हम अपने वजन में, एग्जिस्टिंग वेट में, जो वजन शुरुआत में है, डायबिटीज जल्दी पता लग जाए और वजन में 18 किलो की कमी लाई जाए, तो 65% रोगियों में मधुमेह स्वतः नियंत्रित हो जाए। अब इसको मेडिकल लैंग्वेज में हम क्या कहें, रिवर्सल कहें, या हम कहें कि एक प्रकार से स्थगित हो गई है, कुछ समय के लिए छुप गई है, इसे चंद्रग्रहण कहा जाए या क्या कहा जाए ये नहीं मालूम है। लेकिन मोटे तौर पर हम ये बात तो जानते हैं हम सभी कि अगर हम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं, 800 कैलोरी से कम कैलोरी लेते हैं और वजन को 18 किलो तक कम कर लेते हैं, तो 65% रोगियों में मधुमेह का रिवर्सल हो पाया है। वो कितने सालों तक रहेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो दिनचर्या अपनाई गई है वो कितने लंबे समय तक रहेगी। बहुधा ये देखने में आया है कि मरीज कुछ महीने तो करता है, उसके बाद फिर वही। यहां मैं फिजियोलॉजिस्ट होने के नाते एक बात और बताना चाहूंगा, बॉडी फिजियोलॉजी अपने को पुनः वहीं वापस ले जाती है जहां पर वो थी। मैंने देखा है तमाम प्रकार के जो प्रयत्न किए जाते हैं वजन को कम करने को, थोड़े दिनों में वो नाकाफी हो जाते हैं और वजन फिर से बढ़ने लगता है। अब नए प्रकार के प्रयत्नों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक बॉडी फिजियोलॉजी का एक ऑप्टिमम लेवल है, वो वहां पर फिर से आने का प्रयास करती है, तो शरीर अपने वजन को फिर से पाने का प्रयास करता है। लेकिन एक ऐसा लाभ है जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से, योग से, दूसरी बिहेवियरल थेरेपी से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से होता है, वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट। उसका लाभ जरूर रहता है लंबे समय तक, उससे मना नहीं किया जा सकता। तो केपी चंद्रा साहब के प्रश्न का यही उत्तर इस समय संभव है। डॉक्टर अनामिका सिंह कार्डियक और रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स, स्लीप एपनिया और डायबिटीज के विषय में पूछना चाहती है। ये बिल्कुल विषय से अलग है, आज का विषय ये नहीं है। फिर भी डॉक्टर अनामिका सिंह जी को मैं जरूर ये बात बताना चाहूंगा कि कार्डियक और रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स स्लीप एपनिया और डायबिटीज के अभिन्न अंग हैं। डायबिटीज स्लीप एपनिया में बढ़ जाती है, ऐसा हम सबको पता है कि जब स्लीप डिस्टर्ब होगी बार बार, कई बार रात में एराउजल होगा, तो उस एराउजल के माध्यम से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेंगे, और कॉर्टिसोल लेवल जो हैं वो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं, उनके बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा और डायबिटीज बढ़ेगी। ऐसा भी देखा गया है कि अगर हम स्लीप एपनिया को ट्रीट कर लें तो डायबिटीज में कमी आ जाती है, ब्लड शुगर कम हो जाता है, और कार्डियक और रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स में भी प्रभाव पड़ता है। तो स्लीप एपनिया निश्चित रूप से डायबिटीज के रोगियों के लिए और घातक हो जाती है, या यूं कह सकते हैं कि डायबिटीज को बढ़ाने का कारण बन जाती है, एक विशियस साइकिल बन जाती है। और स्लीप एपनिया और डायबिटीज और डिस्टर्ब कार्डियो रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स, उससे और स्लीप एपनिया, एक विशियस साइकिल बन जाती है। इंद्रशीष मुखर्जी जानना चाहते हैं, क्या रोज अगर योग किया जाए
तो क्या डायबिटीज की ली जाने वाली दवाओं में या और इंसुलिन में कुछ कमी संभव है? क्या डायबिटीज कुछ कम हो सकती है या ठीक भी हो सकती है? डॉक्टर वंदना से मैं इसका उत्तर देने की अपेक्षा करता सवाल बहुत अच्छा है डॉक्टर इंद्राशीष का। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे पहले ही बता चुके हैं कि योग कोई ट्रीटमेंट नहीं है। योग एड ऑन थेरेपी हो सकती है पर मेन ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। अगर हम अपनी जीवन शैली में मधुमेह के ट्रीटमेंट के साथ योग को लेके चलेंगे, जो हमने क्रियाएं बताई वो क्रियाएं करके चलेंगे, तो डेफिनेटली ब्लड शुगर लेवल का स्तर कम होगा और दवाओं में भी कुछ कमी आ सकती है। तो मुझे लगता है अच्छा उत्तर दिया है आपने कि निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि डायबिटीज को ठीक करने की दवा है, परंतु इतना तो निश्चित है कि इससे अंतर पड़ेगा और डायबिटीज के कंट्रोल में हमें लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये तो हम लोग समझ रहे हैं इस बात को, और इस बात को सभी लोग मानते हैं कि अगर हम रोजाना करते हैं ये क्रियाएं तो अंतर अवश्य पड़ेगा। मेरा कुछ और प्रश्न है, जो कुछ और प्रश्न आए हैं उन्हीं में से ले रहा हूं। एक प्रश्न ये है कि क्या अक्सर लोग योग को लेकर के जो लोगों के मन में धारणा है उसको पूछना चाहेंगे योग विशेषज्ञ। हम इस बात को समझते हैं कि आप मधुमेह विशेषज्ञ नहीं हैं, आप योग के विषय में जानकारी रखती हैं, तो योग के विषय में लोगों का मन में भ्रम है, क्या हम खाना खाने के उपरांत भी योग की क्रियाएं कर सकते हैं? बिल्कुल सर, खाना खाने के बाद योग की क्रिया हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक ही आसन ऐसा है जो फायदा करता है। वो आसन है वज्रासन, जो कि खाना खाने के उपरांत ही किया जाता है, जिससे हमारा जो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट होता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो जहां तक आपने बताया बिल्कुल ठीक बताया। मुझे जो जानकारी है वो ये है कि वज्रासन करने से हमारी जो स्प्लैंक्चुलिक वेसल्स हैं उनमें ब्लड में सर्कुलेशन बढ़ता है, और जब उनमें सर्कुलेशन बढ़ेगा तो पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, सारे जूसेस ज्यादा निकलेंगे और डाइजेशन और अच्छी तरह से होगा। तो वज्रासन खाना खाने के उपरांत किया जा सकता है, ऐसा आपने बताया। और आपने ये भी बताया कि बाकी आसन खाना खाने के 3 घंटे के बाद ही किए जाए तो अच्छा रहेगा। एक और प्रश्न मैं जानना चाहता हूं कि कौन से आसन के, कोई भी आसन लगाने के पूर्व सूक्ष्म क्रिया की बात करते हैं योगा के लोग, ये सूक्ष्म क्रिया क्या है और क्यों आवश्यक है? सूक्ष्म क्रिया किसी भी आसन को करने से पहले बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि सूक्ष्म क्रिया बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम अपने शरीर को तैयार करते हैं किसी भी आसन को करने, अच्छे से करने के लिए। सूक्ष्म क्रिया हमारी बॉडी को इंटरनली वार्म अप करती है, इंटरनली मोबिलाइज करती है, जिससे हम किसी भी आसन को आसानी से बिना किसी विघ्न बाधा के कर सकते हैं। आपका ये कहना है कि बिना सूक्ष्म क्रिया के कोई आसन डायरेक्ट शुरू न किया जाए? बिल्कुल सर, क्योंकि अगर हम बिना सूक्ष्म क्रिया के किसी भी आसन को डायरेक्टली करेंगे तो इंजरी होने का डर रहता है। तो ऐसा प्रत्येक दिन आवश्यक है या प्रारंभ में ही जरूरी है? जो लोग रोज आसन करते हैं उनको भी सूक्ष्म क्रिया रोज करना आवश्यक है? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जिस समय हम आसन करते हैं हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टिफनेस तो होती है, उस स्टिफनेस को रिमूव करने के लिए सूक्ष्म क्रियाएं करी जाती हैं। अच्छा, एक और प्रश्न है जो लोगों के मन में रहता है, भले नहीं पूछ पाते हैं, ये प्रश्न मेरी तरफ से है कि आसन लगाने के पूर्व क्या क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए और क्या तैयारियां करनी चाहिए, हमें क्या आवश्यकताएं हैं जिनको आसन के पूर्व हमें पूरा करना है? सर, बहुत बड़ी तैयारियां नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी हमें कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो खुला वातावरण होना चाहिए। योग करते समय जो वस्त्र हम पहनते हैं वो आरामदायक होने चाहिए। साथ ही साथ हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस जगह हम योग कर रहे हैं वो स्थान ध्वनि रोधक हो, जिससे कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो, योग करते समय हमारा ध्यान भटके नहीं। मुझे लगता है कि आसन करने के पूर्व ब्लैडर और बावेल खाली रहे तो अच्छा। एग्जैक्टली सर, ये भी मेन पार्ट है जो कि हमें इससे निवृत्त होके ही योग करना चाहिए।
कौन से ऐसे लोग हैं, डायबिटीज के ऐसे कौन से रोगी हैं जिनको आप ये सलाह देंगी कि वो आसन बिना अपने चिकित्सक के परामर्श के प्रारंभ न करें? जिनको डायबिटीज का हाई कॉम्प्लिकेशंस है, डायबिटीज मधुमेह के हाई कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो रोगी बिना अपने चिकित्सक के परामर्श के बिना कोई भी आसन ना करें। जैसे जिनको रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम है, जिनको नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम है, न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है, या किसी तरीके का कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस है, वो बिना अपने चिकित्सक के सलाह के बिना योगा मत करें, योगासन ना करें। एक बहुत बड़ी संख्या हमारे देश में जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की महिलाओं की है, जिनको भी प्रेगनेंसी है और मधुमेह भी है। क्या वो आसन कर सकती हैं? सर, उनको भी वो आसन कर सकती हैं, लेकिन वो भी बिना अपने गायनी के, अपने डॉक्टर की सलाह के बिना उन्हें भी आसन नहीं करना चाहिए। पर कुछ आसन और प्राणायाम हैं, अगर वो कुछ स्टार्टिंग के कुछ महीनों में करें तो आराम मिलता है। जैसे एक आसन है चक्की चालन आसन, दूसरा है तितली आसन, और प्राणायाम में हमने आपको बताया अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर वो धीरे धीरे करे, बिना कुंभक करे, यानी कि बिना श्वास को होल्ड करे, जैसे कि हम बताते हैं ना कि नहीं, जब हम दाईं नासिका को बंद करते हैं, बाएं से श्वास लेते हैं, थोड़ी देर श्वास को रोकते हैं, इसके बाद दाहिने से श्वास को छोड़ते हैं, तो हमें जो गर्भावस्था की स्त्रियां हैं, जिन्होंने गर्भ धारण कर रखा है, वो स्त्रियां श्वास को रोकेंगी नहीं। वो स्त्रियां इस तरीके के प्राणायाम कर सकती हैं, और ये 2-3 जो आसन है, ये आसन कर सकती हैं। लेकिन फिर भी एक बार उन्हें अपने चिकित्सक की सलाह लेना बहुत जरूरी है। एक और प्रश्न है जो बहुत लोगों के मन में आता है। योग को बेचने के क्रम में बहुत से चैनल हैं जो रोजाना हजारों लाखों लोगों को योग करा रही हैं। तो क्या सामूहिक रूप से 10-20 हजार लोगों की भीड़ को कोई आसन कराया जा सकता है? सर, बिल्कुल नहीं कराया जा सकता है, कोई भी आसन नहीं कराया जा सकता है। हाँ, पर जो लोग सुबह उठते नहीं हैं, उनको प्रेरित जरूर करा जा सकता है कि इसी बहाने तुम बाहर थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम कर सकते हो बाहर जा करके। बस ये एक थोड़ा सा फैंटेसाइज तरीका है बाहर निकालने का। बट अगर हम वाकई में कहें कि योग कोई करना चाहता है, तो योग 10-20 हजार की संख्या में योग की कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। तो आपकी क्या ये राय है कि योग अगर किसी को करना है तो पहले योग प्रशिक्षक से योग करने का प्रशिक्षण ले, उसके बाद ही आसन लगाए? आसन बिना किसी प्रशिक्षण के प्रारंभ करना उचित नहीं होगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो मुझे लगता है सारे प्रश्न हो चुके हैं। अगर कोई और प्रश्न हो तो निशिता जी आप मुझे बता सकती हैं, उनको आप चैट बॉक्स में डाल सकती हैं, तो उनको भी दिया जा सकता है। क्योंकि सारे प्रश्न जो अब तक मेरे सामने आए वो हो गए हैं। केवल डॉक्टर सुषमा स्वराज का प्रश्न नहीं लिया जा सका, क्योंकि जो उन्होंने पूछा है वो बात तो किसी स्लाइड में है नहीं। मैंने पूरी स्लाइड पढ़ डाली, किसी स्लाइड में ये बात नहीं कही गई है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की ग्रोथ और एग्जॉशन लीड्स टू बाइफेजिक ग्रोथ ऑफ टूथ इन टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। तो ऐसी कोई स्लाइड मैंने नहीं देखी, और जहां तक इस प्रश्न को मैं समझ नहीं पाया हूं, अगर ये दोबारा बताया जाए तो जो मैं अभी तक जानता हूं यही है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की ग्रोथ से पिट्यूटरी ट्यूमर होता है, जैसे टर्सिका में हम लोग एक्सरे स्कैन करके जानते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर से डायबिटीज का संबंध तो बहुत निश्चित रूप से है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर जब होगा, अगर सोमैटोट्रॉप सेल्स बढ़ेंगे, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ने की वजह से जो ग्लूकोज स्पेयरिंग इफेक्ट होगा, उससे डायबिटीज हो जाएगी। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन ये बाइफेजिक ग्रोथ ऑफ टूथ, ये बात थोड़ी सी मैं अभी नहीं समझ पाया, और टाइप 1 डायबिटीज को लेकर के और पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ में क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इसको अगर दोबारा वो पूछ सकती हैं तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो भी प्रश्न आए उनको डिस्कस किया। तो इसी प्रकार से अगले 6 मई को हम फिर मिलेंगे
अब पाठशाला को अब हम लोग माह में एक बार कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जब हम लोग फिजिकल मीटिंग नहीं कर रहे थे तो पाठशाला हर 15 दिन पर होती थी, परंतु अब ये महीने में एक बार होगी। अगले माह में किसी नए टॉपिक के साथ, नए विषय को लेकर के पाठशाला फिर से आयोजित होगी। और तब तक के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर वंदना अवस्थी को, और धन्यवाद सर। क्लैरिनेट बाकी श्रोताओं को भी धन्यवाद। जो श्रोता जो जुड़े हैं हमारे साथ, डॉक्टर जुड़े हैं, धन्यवाद निष्ठा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर। नमस्कार मिस्टर। तो आज की पाठशाला में ही समाप्त। Thank you so much, sir. Then we are closing here. Yeah. Thank you all of you.